नमस्कार, मैं रिम्पा स्वागत करती हूँ आपका टाइम्स ऑफ उत्तरांचल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब युवा फेस्ट की प्रिपरेशंस में बहुत बिजी है और इसी में हमारे डायरेक्टर डीन स्टूडेंट वेलफेयर स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स डॉक्टर श्रवण कुमार सर भी इन्वॉल्व हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कुछ इनसाइडर डिटेल्स। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। तो आज हम आपसे द मोस्ट अवेटेड युवा फेस्ट के बारे में जानना चाहेंगे। अच्छा रिम्पा, क्या जानना चाहते हो? सर, इस युवा फेस्ट कब होने वाला है, क्या होने वाला है, बच्चों का क्या रोल रहेगा, इसके लिए हम सब बहुत एक्साइटेड हैं, बट हम आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा रिम्पा, मुझे ऐसा लगता है आपको तो ये पता ही होगा कि हमारा फेस्ट 5, 6, 7 इन 3 तारीखों को होने वाला है। 5 तारीख को हमारे बच्चों का इनर टैलेंट पूरी यूनिवर्सिटी को दिखेगा, जिसमें हम 12:30 बजे से उन बच्चों के लिए ओपन माइक ऑडिटोरियम में सिंगिंग, डांसिंग, डुएट सिंगिंग, सोलो सिंगिंग, डुएट सॉन्ग्स और कई तरह के एक्टिविटीज करा रहे हैं। एंड द यूएसपी ऑफ दैट इवेंट इज द रैंप वॉक, जो कि बच्चों के कॉन्फिडेंस और उनके उस कॉन्फिडेंस के एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करेगा उस रैंप वॉक में। इसके अलावा उस 5 मई 2025 को जो हमारी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का एक यूनिक सिग्नेचर इवेंट है, कल्चरल परेड, वो होगा। और इस बार उस कल्चरल परेड में बहुत सारे कार्निवल आर्टिस्ट भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को कहूंगा कि सुबह 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक पूरी यूनिवर्सिटी में वाइब्रेंसी होगी और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक आप सभी कल्चरल परेड के लिए जरूर आएं। उसके बाद आपके उत्साह को देखते हुए मैनेजमेंट ने यह डिसाइड किया है कि आप लोगों को अपनी एनर्जी चैनलाइज करने के लिए उस दिन डीजे इवनिंग भी होगी, जो कल्चरल परेड के जस्ट बाद होगी। सो मुझे लगता है आप सभी बच्चे वहां पर आएंगे। और 6 को तो आपको पता है डीजे चेतस, जिनके हर बीट्स पे अलौकिक लाइट्स, रॉकेट्स, ये सब आपको दिखेंगे। और 7th को तो किंग आ ही रहा है। सो आई होप यू ऑल आर गोइंग टू कम एंड जॉइन अस इन प्रॉपर डेकोरम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। हमें पता है कि आप युवा फेस्ट की वजह से बहुत बिजी हो, लेकिन आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य सुर्खियों के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल और मैं रिम्पा आपके साथ। स्वागत है आपका आज के बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। ट्रम्प से तेल युद्ध में ईरान पर शिकंजा कसने से चीन को झटका लगा और भारत पर भी प्रभाव तय है। अमेरिका का बड़ा फैसला, भारत को मिला $131 मिलियन का सैन्य समर्थन। पाकिस्तान में मची खलबली। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में बड़ी विकास योजनाओं का उद्घाटन किया, देश को दी नई सौगात। सूरत में आईबी ने की बड़ी कार्रवाई, शक के घेरे में 134 बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ की गई। नैनीताल में नाबालिग से हुई घटना पर सीएम धामी ने सख्ती दिखाई, हाई लेवल मीटिंग बुलाकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाकर उसके तेल निर्यात को लगभग रोक दिया। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। इस फैसले का असर वैश्विक स्तर पर भी दिखा। चीन, जो ईरान से सस्ता तेल खरीदता था, अब महंगा तेल खरीदने को मजबूर है। इससे उसकी लागत बढ़ गई है। भारत को भी नुकसान हुआ है। पहले वह ईरान से सस्ता कच्चा तेल मांगता था, लेकिन अब उसे महंगे विकल्प अपनाने पड़ रहे हैं, जिससे आयात खर्च और घरेलू कीमतों पर असर पड़ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की यह रणनीति केवल ईरान ही नहीं बल्कि चीन और भारत जैसे देशों की ऊर्जा नीति को भी प्रभावित करती है। अमेरिका ने भारत को $131 मिलियन करीब 1100 करोड़ रुपए की मिलिट्री सपोर्ट देने की मंजूरी दी है। यह मदद भारत के अमेरिकी बनाए C-130J सुपर हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमानों की मेंटेनेंस और तकनीकी सपोर्ट के लिए दी गई है। इस फैसले से भारत की रक्षा क्षमता और भी मजबूत होगी। इन विमानों का इस्तेमाल आपदा राहत, सैनिकों की तैनाती और युद्ध सामग्री पहुंचाने जैसे अहम कामों में होगा। दूसरी ओर इस कदम से पाकिस्तान में बेचैनी देखी जा रही। वह पहले ही अमेरिका पर भारत के पक्ष में झुकाव का आरोप लगाता रहा है। अब इतनी बड़ी सैन्य मदद से पाकिस्तान की चिंता और बढ़ गई है। अमेरिका के इस फैसले से भारत की सैन्य ताकत को मजबूती मिली, जबकि पाकिस्तान की सुरक्षा नीति और कूटनीतिक संतुलन पर असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। उन योजनाओं में सड़क,
रेल, हवाई अड्डे और जल आपूर्ति बुनियादी ढांचा जैसी योजनाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देना और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री ने करीब 11,300 करोड़ रुपयों की इन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए रास्ते खोलेंगे। इनमें नई सड़कों और रेलवे लाइनों का निर्माण और शहरों में विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने राज्य की बढ़ती अर्थव्यवस्था और जनता के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दिशा में भी कई योजनाओं का ऐलान किया। इस उद्घाटन से आंध्र प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। हाल ही में कश्मीर में हुई भारी बारिश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बाढ़ का खतरा पैदा कर दिया। बारिश के कारण कश्मीर की नदियां और जलाशय उफान पर हैं, जिससे पीओके के कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। पीओके में बाढ़ आने की आशंका के चलते प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है और सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया है। इसके अलावा नदी किनारे बसे गाँवों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कश्मीर और पीओके में लगातार बारिश से नदियों के पानी का स्तर बढ़ चुका है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो रही है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है ताकि लोगों को समय रहते सुरक्षित किया जा सके। पश्चिम बंगाल के सूरत में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 134 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ की। यह कार्रवाई गुजरात पुलिस के व्यापक अभियान का हिस्सा थी, जिसमें 1000 से अधिक अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। इन संदिग्धों को रैंडर स्थित एक भिक्षावृत्ति केंद्र में रखा गया था, जहां उन्हें अलग अलग नंबर दिए गए और उनसे गहन पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने इन संदिग्धों से उनके भारत में प्रवेश, निवास और आपराधिक कनेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। इस अभियान के तहत अब तक 6,500 संदिग्ध बांग्लादेशियों की पहचान की जा चुकी है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। गुजरात सरकार ने चेतावनी दी है कि जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माल्टा के तट से लगभग 16 किलोमीटर दूर एक अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गाजा के लिए मानवीय सहायता ले जा रहे जहाज कंसाइंस पर ड्रोन हमले की घटना सामने आई। इस जहाज पर खाद्य सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी जा रही थी। हमले में जहाज के जनरेटर को निशाना बनाते हुए आग लगाई गई और उसके शरीर में छेद हो गया, जिससे वह डूबने के कगार पर आ गया। इस जहाज पर 12 चालक दल के सदस्य और 4 नागरिक सवार थे, जिन्हें माल्टा के अधिकारियों द्वारा सुरक्षित निकाला गया। हालांकि एनजीओ के अनुसार जहाज पर 30 लोग सवार थे। हमले के बाद माल्टा की आपातकालीन टीम ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और आग को नियंत्रित किया। इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और राज्य आतंकवाद करार दिया है। इजरायल ने अभी तक इस हमले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह घटना 2010 के मावी मरवारा हमले की याद दिलाती है, जिसमें 9 कार्यकर्ता मारे गए थे। माल्टा सरकार ने स्थिति पर नजर बनाए रखते हुए घटना की पूरी जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में एक कर्मचारी से 60 लाख रुपए लूट लिए गए। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों ने कर्मचारी का पीछा किया और मौका मिलते ही उससे पैसों से भरा बैग छीन लिया। यह घटना दिल्ली में हुई थी, लेकिन आरोपियों को हरियाणा के पानीपत से पकड़ा गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों का पता लगाया। पूछताछ में उन्होंने लूट की बात कबूल कर ली है और कुछ पैसे भी बरामद कर लिया गया है। नैनीताल में एक नाबालिग लड़की के साथ गलत हरकत की घटना सामने आई है, जिसे लेकर पूरे इलाके में गुस्सा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी और जल्द कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन सतर्क रहे, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। सरकार पीड़िता को हर संभव मदद देने की बात भी कर रही है और केस की जांच तेजी से की जा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चार्जशीट दाखिल किया। ईडी का आरोप है कि गांधी परिवार ने एक शैल कंपनी के माध्यम से नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी $300 मिलियन की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किया। यह मामला कांग्रेस पार्टी द्वारा एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड कंपनी को दिए गए बिना ब्याज के ऋण से जुड़ा है, जिसे बाद में यंग इंडियंस लिमिटेड
लिमिटेड नामक कंपनी में बदला गया। इस कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की प्रमुख हिस्सेदारी है। कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है और कहा है कि मोदी सरकार विपक्ष को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस मामले में पहले भी सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है और ईडी ने 2023 में 752 करोड़ की संपत्तियां जब्त की थी। जम्मू कश्मीर में हालात दोहरी चुनौतियों का संकेत दे रहा है। एक और मौसम विभाग ने घाटी के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका जताई है, वहीं दूसरी ओर सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर उल्लंघन किया जा रहा है। राजबाग, जवाहर नगर जैसे निचले इलाकों में जल स्तर बढ़ने की संभावना है। इन क्षेत्रों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और राहत टीमें भी तैनात कर दी गई है। 2014 की भयानक बाढ़ के बाद ये इलाके संवेदनशील घोषित किए गए हैं। इसी के साथ नियंत्रण रेखा LOC पर पाकिस्तान ने लगातार 8वीं रात सीज फायर का उल्लंघन किया है। छोटे हथियारों से की गई गोलीबारी का भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे पहले 24 अप्रैल को उधमपुर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद और 2 घायल हुए थे। मुठभेड़ में भी लश्कर-ए-तैयबा का एक बड़ा आतंकी कमांडर मारा गया था। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं और आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही खबरों का सिलसिला जारी रखने के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। नमस्कार।